हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट में हम लोग पढ़ रहे थे अभी आपको लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप का लिमिट पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग एल हॉस्पिटल या एल हॉपिटल रूल पढ़ेंगे। एल हॉस्पिटल या एल हॉपिटल रूल नॉर्मली स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं लोग, पर मैं बोलता हूँ इसको सबसे लास्ट में पढ़ो। और अभी भी लिमिट का थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है हमारा, तो वहां पर ये एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैंने इसको अभी पढ़ा दिया। नहीं तो नॉर्मली इसको सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज जिसको एल हॉस्पिटल रूल आने लगता है वो कहीं पर भी दूसरे मेथड्स या जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं करता है। और कभी भी मेंस और एडवांस में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं आता है जो एल हॉस्पिटल रूल से डायरेक्ट सिंपल हो जाए या डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमें आपको पहले सारे रूल सीखने थे, उसके बाद हम इसको बताएंगे। तो बहुत इजी मेथड है और बहुत सिंपल तरीका है इसका। 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में ही ये एप्लीकेबल होता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx डिवाइडेड बाई gx। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx अपॉन gx मैंने अपने हिसाब से लिखा है। अगर एक्सटेंडिंग टू ए पर fx 0 है और gx भी 0 है तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। और अगर एक्सटेंडिंग टू ए पर दोनों इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा। तो जो पहला है इसमें पहली चीज, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉपिटल रूल इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ लिमिट इज ओनली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इनफाइनाइट और टेंडिंग टू इनफाइनाइट बोल सकते हैं, और 0/0 या टेंडिंग टू 0/0 फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। लिमिट इज ओनली, ठीक, जो लिमिट है आपका वो हमेशा 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में होगा, तभी आपका एल हॉस्पिटल रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। नंबर 1। नंबर 2, fx and gx and fx both are continuous and differentiable and differentiable, ठीक। नंबर 3 एक और लिखा रहता है इसमें, f' and g' बोथ आर कंटिन्यूअस, ये लिखा रहता है। और fx gx दोनों डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो जो फॉर्मूला आगे हम अप्लाई करते हैं वो नहीं लगेगा। तब क्या होता है, इफ fx एंड gx बोथ आर डिफरेंशिएबल एंड लिमिट इज ऑफ द फॉर्म 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, देन वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल से क्या होता है, देखो, जो लिमिट होता है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx upon gx, this should be equal to limit extending to a f' divided by g'(x). f' और g'(x) लिख सकते हैं हम इसको। अब फिर से फर्दर f' और g'(x) फिर से क्या है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, तो फिर क्या होगा कि ये फिर से आपका 0/0 फॉर्मेट अगर है तो if limit extending to f' upon g' is also is of the 0/0 form, then we again apply L hospital rule and this should be equal to limit extending to a f" divided by g'(x). इसमें एक चीज और समझने वाली है, यहां पर u upon v का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ओनली सेपरेटली डिफरेंशिएट किया है आपने fx को एंड सेपरेटली डिफरेंशिएट किया है gx को, ठीक है। मैं इसका कोई एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लास्ट में एक साथ 3-4 क्वेश्चन जो है वो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 upon x। आपको पता है इसका फॉर्मूला 1 होता है। x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम रखें तो 1 - 1 0/0 फॉर्म है, देन वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे, ऐसे लिखना होता है नॉर्मली, अप्लाई एल हॉस्पिटल हॉपिटल भी लिख सकते हो आप रूल,
0/0 फॉर्म, ये आपको पहले बता देना है उसमें, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया है इसमें, तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x -1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x -1 का डिफरेंशिएशन अलग से आपने लिख दिया है, फिर डिवाइड बाई जो नीचे gx लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन 1 है। अब आप x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आएगा e की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो अगर फिर से 0/0 बनना है तो आप फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनना है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और जो हमने पढ़ा था 1 की पावर इनफाइनाइट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से सॉल्व नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी अबाउट एल हॉस्पिटल रूल। एक और मैं आपको छोटी सी चीज पढ़ा देता हूं इसमें, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होती है? सैंडविच थ्योरम जैसा कि नाम है उसका, सैंडविच थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं f(x), g(x) और h(x), और उनका ऑर्डर दे रखा है कि f(x) इज ऑलवेज दिस, तो क्या होता है कि जो सबसे स्मॉलर होता है और जो सबसे ग्रेटर होता है, अगर उन दोनों का लिमिट l है तो जो बीच में फंक्शन लिखा हुआ है उसका लिमिट भी l होता है। यूज कैसे करते हैं हम, आप लिखा हुआ इफ f(x), तो हम यहां से अपने हिसाब से लिखते हैं g(x), f(x) and h(x) are 3 functions such that नॉर्मली लिखा रहता है कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ f(x), g(x) and h(x) are 3 continuous functions such that g(x) is always less than or is equal to f(x), is less than or is equal to h(x), बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम ये बोल दें कि जैसे एक ये फंक्शन है, फिर एक ये फंक्शन है, और एक ऐसे फंक्शन बना हुआ है मान लो, ठीक है। ये यहाँ पर बराबर भी है। ये जो सबसे ऊपर वाला है हम इसको बोल देते हैं h(x) का ग्राफ है, y इक्वल टू, ये बोल देते हैं y इक्वल टू f(x) का ग्राफ है, और ये बोल देते हैं y इक्वल टू g(x) का ग्राफ है, ठीक। तो किसी पॉइंट पर तीनों बराबर भी हो सकते हैं। तो अगर ये फंक्शन दे रखे हैं एंड सच दैट दिस लिमिट x टेंडिंग टू a, जो सबसे पहले लिखा हुआ है देखो g(x) इज इक्वल टू l, स्मॉल लिख देते हैं चलो l, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a h(x) इज आल्सो इक्वल टू l, देन इफ लगा देते हैं, देन लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इज इक्वल टू l। ये सीखना है आपको बस। अगर f(x) और h(x) और g(x) दोनों का लिमिट 1 है, सॉरी l है, तो जो मिडिल में फंक्शन लिखा है उसका लिमिट भी l होगा। और इसका भी हम एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम के करा देंगे अभी। तो ये इसका यूज है। इसका यूज कहां पर होता है? पहली चीज तो जो मैंने आपको बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जो फॉर्मूले हैं वो सैंडविच थ्योरम से हम डेराइव कर सकते हैं। और इसमें एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और हैं, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं। तो हम एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे आप एल हॉस्पिटल रूल से भी डिराइव कर सकते हैं, sin x अपॉन x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो x टेंडिंग टू 0 पर sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसमें मैं देखो बताता हूं आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे हम बताते हैं इसको? सैंडविच थ्योरम के एप्लीकेशन से मैं इसको बता सकता हूं आपको। हमने क्या किया, इसको एक कंसीडर ए यूनिट सर्कल, y एक्सिस x एक्सिस, और यूनिट सर्कल में मतलब रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। फिर यहां से हमने ये एंगल मान लिया कि ये एंगल जो है वो x है रेडियन में। फिर ये परपेंडिकुलर है, और इसके बाद हम लोगों ने इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया। ये सर्कल है तो इसको सर्कल जैसा बनना चाहिए, यहां पर टच करना चाहिए, ये है सर्कल, ठीक है।
और इसके बाद हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हमने मान लिया C है, ये मान लिया A है, ये मान लिया O है, ये मान लिया M है, इसको B मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, x एक्सिस y एक्सिस। x इज टेकन इन रेडियन, ये जो एंगल है रेडियन, x जो हमने एंगल लिखा है वो रेडियन है, इस तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ये हमने पूरा आपको एक चीज बता दी। इसके बाद आपको क्या करना है, OAB, ये ट्रायंगल बनाओ आप यहां से, और उसके बाद ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल OAB, ठीक है। OAB एक ट्रायंगल बना दिया, और ये हमने सर्कुलर सेगमेंट बना दिया OAB। सर्कुलर सेगमेंट का मतलब ये जो है आर्क जो बोलेंगे हम, इसका आर्क लेंगे तो ये OAB है। अगर तो यहां पर हम करते क्या है, ये 3 सेगमेंट लेंगे हम, एक लेंगे ट्रायंगल OAB, एक लेंगे ट्रायंगल OAC, और एक ट्रायंगल लिखेंगे हम यहां पर, एक लिखेंगे सर्कुलर सेगमेंट OAC, और हम बोलेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया सर्कुलर सेगमेंट से कम है और इस ट्रायंगल का एरिया सबसे ज्यादा है। वहां से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यहां पर देखो, जो अगर ये एंगल x है तो BM इक्वल टू, आपको पता है BM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू BM अपॉन OB, BM अपॉन OB, और OB इक्वल टू होगा 1 यूनिट, OA इक्वल टू होगा ऑल्सो 1 यूनिट, ठीक है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस, OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1, ये हमने पहले से एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो BM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BM इज इक्वल टू साइन x एंड AC इक्वल टू tan x, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये आपका tan x लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद अगर हम लिखें यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सर्कुलर सेगमेंट OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सर्कुलर सेगमेंट OAB इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। ये सबको पता है, सबको समझ में आ रहा है। देख लो, एरिया OAB का एरिया सबसे कम है, सर्कुलर वाले का ज्यादा है, और इस ट्रायंगल का सबसे ज्यादा है। फिर ठीक, फिर इसके बाद आपको एक चीज पड़ी होगी यहां पर, अगर ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और अगर इसकी रेडियस R है और ये थीटा अगर एंगल है, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा R स्क्वायर। जिसको नहीं पता है वो देख लो यहां पर, ठीक। अगर इसका रेडियस ये R है, इसका एंगल ये थीटा है, तो इस सर्कुलर आर्क का जो एरिया होगा, ये जो सर्कुलर आर्क बन रहा है, इसका जो एरिया होता है वो थीटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ गए सब लोग? थीटा R स्क्वायर बाई 2 होता है क्या, पता नहीं, ठीक है। जैसे हम एक सर्किल का एरिया लेते हैं, ये सर्किल हो गया, इसका एंगल होता है 2 पाई, और रेडियस इसकी R होती है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई R स्क्वायर, तो ये हो गया R स्क्वायर थीटा, तो यहां पर होता है 1/2 थीटा R स्क्वायर, 1/2 थीटा R स्क्वायर, ठीक है। 1/2 और 2 पाई इंटू R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया, वहां से मुझे याद रहता है, ठीक। तो अब हम इसको लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू OA इंटू BM इज लेस देन 1/2 इंटू थीटा, थीटा मतलब x, और R स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, लेस देन 1/2 इंटू, इसके लिए देखो OA इंटू AC, ठीक। और जो भी हमने एरिया लिखे हैं, इन सारे एरिया का हम लोग नॉर्मली मॉड लिखते हैं, तो यहां पर मॉड लगा देते हैं, यहां पर मॉड लगा देते हैं, सॉरी, और इसमें भी मॉड लगा देते हैं, ठीक। अब देखो यहां से इनकी वैल्यू लिखते हैं हम, ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो गया, OA इज इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू
साइन एक्स इज लेस देन 1/2 मैंने हटा दिया सबसे, x इंटू 1 स्क्वायर तो लेस देन x, लेस देन ओ इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10x इस पूरे का मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड। तो यहां से हो गया 10x साइन एक्स लेस देन x लेस देन 10x, इसका मतलब हो गया साइन एक्स मॉड लेस देन मॉड x लेस देन 10x मॉड। ठीक, अब इस पूरे को आप ऐसा करो, साइन एक्स से डिवाइड कर दो, साइन एक्स के मॉड से डिवाइड कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा 1 लेस देन x अपॉन साइन एक्स मॉड, पूरे में लगा देते हैं अभी, इज लेस देन 10x अपॉन साइन एक्स जो होता है वो cos x होता है, नहीं 1 अपॉन cos x मॉड। ठीक, तो यहां से देखो जो वैल्यू है आपको पता है, देखो यहां से अब लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 0, जो लेफ्ट में सबसे पहले लिखा है 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स है तो इसको हम लिख देंगे, मॉड ना लगाएं तो चलेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, पता है सबको। ठीक है, तो ये जो बीच में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ओवर साइन एक्स दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, तो इससे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये हम सैंडविच थ्योरम से बता सकते हैं। और ये साइन एक्स अपॉन एक्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 1 आएगी, क्योंकि देखो यहां पर देखो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 है, इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 है, तो इसका भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों 1 आएगा। या ऐसे बोल सकते हो एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये 0 प्लस और ये 0 प्लस, अगर ये 0 निगेटिव है तो भी ये साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 ही बनता है, और इसका हमें फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 होता है। अब जो बाकी हैं साइन इनवर्स टेन इनवर्स वो यहीं से डिराइव हो जाते हैं और आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैंडविच थ्योरम का एक छोटा सा एप्लीकेशन बता दिया। यहां से आप cos x से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 10x अपॉन एक्स। एक चीज और आपको याद रखनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये जो भी लिखा हुआ है ये हमेशा लेस देन 1 होता है। क्यों लेस देन 1 होता है? साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है, आपको एक चीज याद रखनी है, अगर x पॉजिटिव है तो साइन एक्स जो होता है साइन एक्स लेस देन 10x, ये एक रिलेशन होता है, यहां से देख सकते हो आप। देखो अगर x पॉजिटिव है, देखो अगर x पॉजिटिव है तो ये ऑर्डर रहेगा साइन एक्स लेस देन 10x, और नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, अभी सब में नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, तो ऑर्डर वैसा हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखने लायक है कि जो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, साइन एक्स ओवर एक्स लेस देन 1 और लेस देन 10x ओवर x, देखो ये हमेशा होता है, जो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, और 10x अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। x टेंडिंग टू 0 पर ये 1 बन जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 0.9999 की तरफ टेंड होता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और 10x अपॉन एक्स हमेशा 1 की तरफ टेंड होता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इसका मतलब 10x अपॉन एक्स की वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 1 होती है, 1.00001 बोल सकते हैं आप। और अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ये आएगा, मैं पहले से बता दूं आपको कि सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x ओवर x इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर।
तो ये हम 0 लिखते हैं और ये 1 लिखते हैं, बिकॉज 10x अपॉन x जो होता है जस्ट ग्रेटर देन 1 होता है, टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी कि 1.001 1.0001 से टेंड हो रहा है 1 की तरफ, तो अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे तो 1 आएगा। और जो साइन x अपॉन x होता है इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 0.999.9999। तो ऐसे आपको इसका ये वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये हमेशा आपको 0 और 1 याद रखने हैं, ठीक है। ये आपका आईआईटी में आ चुका है एक बार इस टाइप का क्वेश्चन। एल हॉस्पिटल और सैंडविच थ्योरम के मैं आपको ये 2-3 एग्जांपल करा देता हूँ अच्छे से। तो ये हमारा सैंडविच थ्योरम और एल हॉस्पिटल रूल हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम लोग अभी और सीखेंगे अच्छे क्वेश्चंस में। मैं भी सिंपल आपको सिर्फ अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो जब x = 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 24 इंटू 2 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 48 माइनस 16 0/0 फॉर्म। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको एक बार, होमवर्क में दिया था, ठीक है। 0/0 फॉर्म में तो आप लिखेंगे यहाँ पर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल, इसका मतलब देखो लगाना कैसे, आपको इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, जो न्यूमरेटर में लिखा है आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 6 x टू द पावर 5 माइनस 24, x का हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2। अब फिर से x = 2 रखेंगे तो आएगा आपके पास 6 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2। तो ये हो गया आपके पास 32 इंटू 6 192 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12 और ये 14 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 192 में से 24 हटाएंगे तो आएगा आपके पास ये 8 हो जाएगा, और 9 में से जाएंगे आपके पास 3 6 168 डिवाइडेड बाई 4 14। कुछ गड़बड़ है, हाँ ठीक है। 14 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो ये फाइनल आंसर है इसका। एल हॉस्पिटल रूल ऐसे अप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जब आपने x = 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई कॉस स्क्वायर 0। पाई कॉस स्क्वायर 0 का मतलब हो गया साइन पाई डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब ये है 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो आप फिर से लिखेंगे इफ दिस इज 0/0 फॉर्म अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अगर हमने इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ कॉस दिस। तो साइन ऑफ कॉस दिस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू पाई कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 2 cos x। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, अब आप फिर से इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, पर मैं एल हॉस्पिटल नहीं लगाऊंगा तो भी काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा, आप x = 0 रखो फिर से, तो 0/0 बन रहा है, तो आपने यहां से लिखा साइन x अपॉन एक्स। साइन x अपॉन एक्स होता है 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, तो ये 1 बन जाएगा, बाकी सबकी लिमिट हमसे सॉल्व हो जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू x = 0 रखेंगे तो हो जाएगा cos 0 पाई cos 0 का मतलब हो गया ये पाई इंटू पाई इंटू cos 0 ये वाला इंटू -1 डिवाइडेड बाई साइन x अपॉन एक्स हो गया 1। तो ये इक्वल टू हो गया आपके पास cos पाई होता है -1, ये पाई और ये 1 -1 इंटू पाई cos 0 होता है 1, ये हो गया -1 और ये हो गया 1, तो सिर्फ बचा आपके पास -1 इंटू पाई इक्वल टू प्लस पाई, ये आंसर होगा।
तो ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से करना ज़्यादा इजी है अदर दूसरे मेथड से, ठीक है। फिर बाकी ये क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे से लिखे हैं, सिर्फ सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के तरीके हैं इसमें, और एक दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में बहुत अच्छे दिए हैं इसके सैंडविच थ्योरम के, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ी इजी है, और मैंने आपको बताया कि जो सैंडविच थ्योरम का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, एक एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स होता है। एच एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स, एच एक्स जी एक्स जो होता है हम लेस देन एफ एक्स लिखते हैं। एच एक्स और जी एक्स की लिमिट अगर एल है तो उसकी लिमिट भी एल होती है, वैसे हमें बनाना है। तो देखो हमने क्या किया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√n स्क्वायर प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 2n। इसको हमने एफ एक्स मान लिया। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन स्क्वायर प्लस 0, एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 2, एन स्क्वायर प्लस 2n। तो 2n तो यहां से यहां तक हो गए, और एक ये हो गया 2n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, 2n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पर इसको एफ एक्स, तो जी एक्स और एच एक्स भी बना लेते हैं। जी एक्स जो है वो क्या है, जो एफ एक्स से कम हो। कम कब होगा, जब सारे टर्म हम इसके बराबर लिख दें। अगर हम इसमें देखें तो सबसे लीस्ट टर्म कौन सा है, सबसे छोटा टर्म कौन सा है, सबसे छोटा टर्म वो है जिसके डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। 1/n स्क्वायर प्लस 2n सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है, और 1/n स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है। तो एक बार हमने लिखा इक्वल टू 1/, ये वाला लिख दिया √n स्क्वायर प्लस 2n, प्लस इसकी जगह पर भी लिख दिया 1/n स्क्वायर प्लस 2n, प्लस सारे टर्म हमने यही लिख दिए n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक। तो इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है वो ये है जी एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू आ गया आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सेम लिखा हुआ है, सबको कितने बार जोड़ना है, 2n प्लस 1 टाइम्स जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई √n स्क्वायर प्लस 2n। ऐसे ही हमने एच एक्स मान लिया, एच एक्स इज इक्वल टू, इनमें से सबसे कम टर्म कौन सा है, ये, तो सब जगह ये लिख देंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा वाला टर्म ये है, सबसे ज्यादा ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, तो हमने ये वाला लिख दिया सब जगह पर। तो इसका मतलब इस जो एफ एक्स से है उससे वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इसकी। और हमने लिखा 1/n स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1/n स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1/n स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी, प्लस अप टू 1/n स्क्वायर अंडर रूट। इसका मतलब हमने क्या किया, इन सारे टर्म्स में इनको रिप्लेस किया इससे, तो ये इससे ज्यादा है, ये रिप्लेस किया, ये वाला 1/n स्क्वायर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एच एक्स आ गया। और एच एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई √n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो, अब अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें तो अब आप लिख सकते हो कि जो एफ एक्स है लेस देन एच एक्स लेस देन जी एक्स हमने लिख दिया है, ठीक है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स और लेस देन एच एक्स है। तो अगर हम जी एक्स और एच एक्स की लिमिट सॉल्व कर दें और ये दोनों सेम आ जाए तो एच एक्स की लिमिट भी वही हो जाएगी। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिखा हुआ है वहां पर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से n कॉमन ले दो, n कॉमन लिखेंगे तो आएगा n इंटू अंडर रूट ऑफ n प्लस n स्क्वायर कॉमन लिखेंगे तो n बाहर आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/n। अब इसको डिवाइड कर दो n से, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये वाला n डिवाइड कर दो यहां पर तो हो जाएगा 2 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 2/n। n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/n 0 होगा, 2/n 0 होगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 0 इक्वल टू 2 आएगा, ठीक। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये इक्वल टू, यहां से हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू 0 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से n स्क्वायर को लिख सकते हैं हम n, क्योंकि n क्या है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो पॉजिटिव है, तो n से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट
2 प्लस 1 बाई एन एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ये 0 होगा, इसका मतलब 2। इसकी लिमिट अब आप लिख दो यहां पर सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एच एक्स is equal to 2, therefore limit n tending to infinite fx is also equal to 2। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 2, ऐसे बताना होता है इसमें। ठीक, टर्म कैसे बताते हैं, कम ज्यादा वाला, एक बार जो पहला वाला टर्म है उसको लिख दो सब जगह पर, और एक बार जो आखिरी वाला उसको लिख दो सब जगह पर, तो एक टर्म सबसे ज्यादा वाला आ जाएगा और एक टर्म जस्ट लेस देन वाला और एक टर्म जस्ट ग्रेटर देन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक मैंने इजी क्वेश्चन बताया आपको। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी इसका बहुत जगह पर एप्लीकेशन है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट वाला, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम इससे ज्यादा और इससे कम एक फंक्शन लिखना चाहें, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, देखो ये हम लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक इससे पहले वाला लिखना है। ठीक है, कम वाला लिखना है तो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन सब जगह लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास कितने टर्म है इसको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक है, इसका मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास लिमिट एफ एक्स जी एक्स मानना है तो मान लो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता जाए तो चलो एफ एक्स जी एक्स मान लेते हैं, इसको एफ एक्स छोड़ो, एफ एक्स जी एक्स इसको लिखो आप एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन टाइम्स लिख दिया हमने, इज लेस देन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 3 प्लस एन ओवर एन स्क्वायर प्लस एन, ये हमने ये वाला लिख दिया जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज लेस देन, अब ये वाला लिख दो सबसे पहले वाला, एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, सब में ये लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कितने टर्म है, n टर्म्स है, n टर्म्स है तो ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स जुड़ जाएंगे, n टाइम्स जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा सिंस n स्क्वायर मतलब n इंटू एन ओवर एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन, इसमें भी हो जाएगा n इंटू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहां पर लिमिट लगा लेते हैं हम लोग इसी में, देखो ये हमने इसको लिख दिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन, ठीक है, इसमें भी लगा देते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इसमें भी लिमिट लगा देते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब इसकी लिमिट सॉल्व करो आप, ये कितनी आ जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये होगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो होगा 1 अपॉन 1 प्लस एन बाई 1 बाई एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। राइट साइड वाले को सॉल्व कर देंगे आप, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट देख लो, दिस इज इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां पर n था सॉरी, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1, फिर से डिवाइड कर दिया एन स्क्वायर से, इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 ओवर 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी 1 आ गया। तो इसका लिमिट 1 है, इसका भी लिमिट 1 है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन ओवर एन स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 1। अगर दोनों डिफरेंट अगर आती है तो ये लिमिट उससे
सॉल्व नहीं होगी, कोई दूसरा मेथड सॉल्व करने का इसके लिए होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, नंबर 4। सिंपल तरीका इसमें यह है कि आप एक को fx मानो, एक को gx मानो, एक को hx मानो और फिर उसको ऑर्डर के हिसाब से लिख के सॉल्व करके बता देना, ठीक है। ऐसे में आपको कॉपी पे जगह नहीं बचेगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम ऐसे ही करते हैं। आपको एक चीज पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू x माइनस 1 होती है। कैसे बताओ? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे आप 2 की बात करें तो 2 ऑलवेज लेस देन 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज नहीं, अगर इंटीजर नहीं है तो, इंटीजर नहीं है तो x अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू है उससे जस्ट कम होगी और उससे पहले वाले इंटीजर से जस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर ऐसे लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लेस देन 2x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2x माइनस 1। फिर ऐसे हमने लिखा 3x के लिए 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन 3x और दिस इज 3x माइनस 1, इससे ज्यादा होगी। ऐसे हमने इसको लास्ट तक लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx इज लेस देन nx और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू nx माइनस 1। इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, देखो x ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं पहले बीच वाले लिखता हूं, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। देखो इन सबको हमने ऐड कर दिया तो बीच वाले ये मिल जाएंगे आपको, इज ऑलवेज लेस देन x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस nx माइनस 1, ठीक। अब इनको हमने ऐड कर लिया और लिमिट लगा दिया, इसमें लिमिट लगा दिया और क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो पहले हम एक बार और लिख देते हैं और इसमें लिमिट लगा देते हैं। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया आपको x x x x सब में मिला, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस n कितने बार, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स आएगा तो माइनस n हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस nx ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। इनको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कर दो, तो इनको जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू x, x इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस n लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ये होगा x इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लिखा था वो था आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये था क्वेश्चन। तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने दोनों तरफ, तो यहां पर आ गया n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने लिमिट लगा दिया यहां पर, तो लिमिट लगा दिया तो ये क्वेश्चन हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन हो गया आपका लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट में अगर इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा n और n कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी सिर्फ x बाई 2, ये 1 अपॉन n स्क्वायर 0 हो जाएगा। और देखो ये और ये सेम लिखा हुआ है, तो यहां पर देखो
n से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर अगर लिखा है इंटू एक्स बाई टू। देखो एक n तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, एक n से और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वन बाई एन। ठीक, अब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा x इंटू वन बाई टू, तो ये हो जाएगा x बाई टू। सिंस दिस लिमिट इज इक्वल टू x बाई टू एंड दिस लिमिट आल्सो बिकम्स इज इक्वल टू x बाई टू। इसका मतलब हो गया कि ये जो लिमिट लिखी हुई है दिस लिमिट इज आल्सो इक्वल टू x बाई टू। ठीक है, सैंडविच थ्योरम से बोल देंगे बाय सैंडविच थ्योरम दिस इज इक्वल टू x बाई टू। तो ये आपको सैंडविच थ्योरम के मैंने छोटे से क्वेश्चन कराए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें इतने सारे स्टेप नहीं होते हैं और फिर भी सैंडविच थ्योरम लगती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले होते हैं वो, तो वो क्वेश्चंस में भी आपको एक दो करा दूंगा। ठीक है।